हिस्ट्री में बाबर जैसी बड़ी शख्सियत कम ही मिलती है जिन्होंने इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रखी। 1483 में जन्मे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे, जिन्हें विजय और साम्राज्य निर्माण की विरासत मिली थी। महत्वाकांक्षा और पावर की प्यास से प्रेरित होकर बाबर ने अपनी नजर इंडिया पर टिका दी, जो अपार धन और विविध संस्कृतियों का देश था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उनका लोधी डायनेस्टी से टकराव हुआ, एक निर्णायक जीत जिसने इंडिया में मुगल शासन की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण लड़ाई ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसने हमेशा के लिए भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया। पानीपत में बाबर की जीत केवल सैन्य ताकत की बात नहीं थी, यह उनकी रणनीतिक प्रतिभा और गठबंधन बनाने की उनकी क्षमता का भी प्रमाण था। उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारूद युद्ध की शुरुआत की, जिससे उनकी सेनाओं को लोधी सेना पर निर्णायक बढ़त मिली। उनकी जीत ने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो सदियों तक इंडिया के विशाल क्षेत्रों पर राज करेगा, उपमहाद्वीप की कला, वास्तुकला, संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। बाबर का अपना शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा होने पर भी विजय और समेकन दोनों द्वारा चिह्नित किया गया था। वह एक कुशल सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने अपनी सेनाओं को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई, जिससे मुगल डोमेन का विस्तार हुआ। हालांकि वह संस्कृति और शोधन के व्यक्ति भी थे, एक कवि और एक डायरी लेखक थे, जिनके संस्मरण बाबरनामा उनके जीवन और समय में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी मूल चगताई तुर्किक भाषा में लिखा गया बाबरनामा एक जटिल व्यक्तित्व का खुलासा करता है, एक्शन और चिंतन का आदमी, एक क्रूर विजेता और अपने आसपास की दुनिया का एक संवेदनशील पर्यवेक्षक। बाबर के संस्मरण उनके विचारों और प्रेरणाओं की एक झलक पेश करते हैं, जो इतिहास की किताबों में अक्सर पाए जाने वाले एक आयामी चित्रणों की तुलना में अधिक सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करते हैं जो प्राकृतिक दुनिया में गहरी रुचि रखता था, जो बगीचों की सुंदरता और विद्वानों की संगति में प्रसन्न होता था। अपने सैन्य कारनामों के बावजूद बाबर कला और शिक्षा के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में फारसी साहित्य और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया, मुगल कला और वास्तुकला के उत्कर्ष के लिए नींव रखी, जो उनके उत्तराधिकारियों के तहत अपने चरम पर पहुंचेगी। बाबर जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति के शासनकाल की जांच करते समय गुड बनाम ईविल के सरलीकृत आख्यानों को थोपने के प्रलोभन का विरोध करना महत्वपूर्ण है। इतिहास शायद ही कभी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। यह अनगिनत धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक मानव क्रियाओं और प्रेरणाओं की जटिलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। बाबर के इंडिया पर प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें रिडक्टिव लेवल से आगे बढ़ना चाहिए और उनके शासनकाल की बारीकियों में जाना चाहिए। उनकी उपलब्धियों और उनकी विफलताओं दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बाबर के शासन के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक मंदिरों के विनाश में उनकी भूमिका है। जबकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि ये कृत्य राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जिसका उद्देश्य सत्ता को मजबूत करना और प्रतिरोध को दबाना था, अन्य लोग उन्हें धार्मिक असहिष्णुता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं को संवेदनशीलता और सटीकता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देखना आवश्यक है। सामान्यकरण से बचना चाहिए, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाबर का शासनकाल महत्वपूर्ण उथल-पुथल और परिवर्तन के दौर का प्रतीक था। एक ऐसा समय जब भारतीय उपमहाद्वीप नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और राजनीतिक प्रणालियों के आगमन से जूझ रहा था। मुगल विजय ने भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन लाया। कला और वास्तुकला से लेकर भाषा और भोजन तक सब कुछ प्रभावित किया। इस युग की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करना चाहिए, जिसमें ये घटनाएं सामने आईं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह बाबर की विरासत चल रहे बहस और व्याख्या का विषय है। उनका शासनकाल प्रगति और विनाश, सहिष्णुता और असहिष्णुता दोनों द्वारा चिह्नित किया गया था। इंडिया पर उनके प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ गंभीरतापूर्वक और सोच समझकर जुड़ना चाहिए, यह मानते हुए कि अतीत एक विदेशी देश है और इसके निवासियों को केवल हमारे अपने समय के मानकों से नहीं आंका जा सकता है। बाबर के शासनकाल के दौरान और वास्तव में पूरे मुगल काल में धार्मिक रूपांतरण का मुद्दा विवादों से भरा विषय है और अक्सर गलत व्याख्याओं के अधीन होता है। इस विषय को संवेदनशीलता और ऐतिहासिक सटीकता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देखना महत्वपूर्ण है, वर्तमान के पूर्वाग्रहों और राजनीतिक एजेंडा के नुकसानों से बचना। जबकि मुगल शासन के दौरान जबरन धर्मांतरण के उदाहरण थे, ये अक्सर अपवाद थे, न कि आदर्श। मुगल सम्राट व्यावहारिक होने के नाते समझते थे कि एक स्थिर साम्राज्य अपनी विविध आबादी के सहयोग पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां अपनाई, जिससे हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से सह अस्तित्व और अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिली। मुगल दरबार स्वयं संस्कृतियों और धर्मों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जिसमें हिंदू सलाहकार और अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाते थे। राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हिंसा या जबरदस्ती के व्यक्तिगत कृत्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है, जो हो सकते हैं। मुगल साम्राज्य एक विशाल और जटिल संस्था थी और व्यक्तिगत शासकों या अधिकारियों के कार्यों को पूरे राजवंश या उसकी नीतियों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक रूपांतरण एकतरफा रास्ता नहीं था।
मुगल काल के दौरान कई हिंदू स्वेच्छा से इस्लाम में परिवर्तित हो गए, अक्सर सूफी संतों और उनके सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के संदेश से आकर्षित होते थे। मुगल युग में समन्वित धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ, जैसे कि सिख धर्म, जिसने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों से प्रेरणा ली। धर्मों और संस्कृतियों के इस मेल ने भारतीय समाज को समृद्ध किया और इसके अनूठे चरित्र में योगदान दिया। इस जटिल इतिहास को जबरन धर्मांतरण के एक सरलीकृत आख्यान में बदलना मुगल काल की समृद्धि और विविधता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस युग की सूक्ष्म और संतुलित समझ के माध्यम से ही हम इंडिया के अतीत की अधिक सटीक और सार्थक प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। बाबर और व्यापक रूप से मुगल युग जैसी शख्सियत का अध्ययन करते समय ऐतिहासिक आख्यानों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अक्सर भारतीय इतिहास को विभाजन के लेंस के माध्यम से चित्रित किया, अपनी फूट डालो और राज करो नीति को सही ठहराने के लिए धार्मिक मतभेदों पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण ने अतीत की एक विषम समझ पैदा की, जो आज भी लोकप्रिय धारणाओं को प्रभावित करती है। इतिहास की हमारी समझ को उपनिवेशवाद से मुक्त करना आवश्यक है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन द्वारा लगाए गए अच्छे और बुरे के सरलीकृत विधाओं से आगे बढ़ना। बाबर सभी ऐतिहासिक शख्सियतों की तरह को अपने समय के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि हमारे अपने मानकों से आंका जाना चाहिए। मुगल युग की जटिलताओं से सही मायने में जूझने के लिए हमें प्राथमिक ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और विविध ऐतिहासिक व्याख्याओं सहित कई स्रोतों के साथ जुड़ना चाहिए। हमें उन राष्ट्रवादी आख्यानों से सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान के राजनीतिक एजेंडा के लिए इतिहास को विनियोजित करना चाहते हैं। इतिहास की खोज सच्चाई की खोज होनी चाहिए, न कि समकालीन वैचारिक लड़ाइयों में अंक अर्जित करने का साधन। सूक्ष्म इतिहास को अपनाकर हम सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजनों में अधिक समझ और सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं। हम अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं और मानव अनुभव की समृद्धि और विविधता के लिए आपसी सम्मान और प्रशंसा के आधार पर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मुगल युग अपनी सभी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ हमारे अपने समय के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि अनगिनत धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक अपने समय की चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों की आशाओं, सपनों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। जिज्ञासा, विनम्रता और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अतीत का रुख करके हम इतिहास के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं।